तो इसी चक्कर में मेरे 4 एग्ज़ाम क्लियर हो गए थे, इसीलिए टीचिंग के 4 एग्ज़ाम क्लियर हुए थे एक साथ। तो मेरे पास ओके। चॉइस थी कि मैं किस चीज़ को चूज़ करूँ। केवी भी मेरा हो गया था, हाँ। केवीएस का इंटरव्यू भी मैंने दिया है, ओके सर। डीएसएसबी भी हो गया, यूपी का एलटी ग्रेड भी हो गया था और साथ में ये व्यापम का जो वर्ग ग्रेड 1 था वो भी हो गया था। ओके सर। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश जायसवाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल सरकारी टीचर पर स्वागत करता हूं। आज हम एक नई इंटरेक्शन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है DSSB इंटरेक्शन। तो इस इंटरेक्शन की सीरीज में हमारे सबसे पहले गेस्ट होंगे मिस्टर उत्कर्ष पांडे, जो कि मेरे कॉलेज सीनियर भी हैं। सर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो कि प्रेजेंट में जीना पसंद करते हैं एंड प्रेजेंट पे एंजॉय करने में भरोसा रखते हैं। तो सर के बारे में थोड़ा बहुत और बताना चाहूंगा मैं आपको। सर ने अपने स्कूल एंड कॉलेज के टाइम पे बहुत मस्ती भी की एंड सही टाइम आने पर पढ़ाई कर एक नहीं कई सारे एग्जाम क्वालिफाइड भी किए। तो चलिए आइए मिलते हैं मिस्टर उत्कर्ष पांडे जी से। हाय सर, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी टीचर। हाय रितेश, नाइस टू सी यू। कैसे हो आप? थैंक यू। बस मैं अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो सर? मैं भी ठीक हूँ, बस सब पैंडेमिक चल रहा है तो जैसे सब ठीक है हम भी ठीक हैं, चल रही वही है। सर। ओके सर। तो सर मैं इंटरेक्शन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ अभी। तो वैसे मैंने अपने दर्शकों को आपके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है, बट मैं चाहूंगा कि आप अपने आप से खुद से मतलब अपने आप को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकें तो हमारे दर्शक आपके बारे में जान सकेंगे थोड़ा बहुत। Okay, let me tell you about me first. My name is Utkarsh Pandey. I have done my BA BEd from Regional Institute of Education, and I have that opportunity that I am the first batch of BA BEd. It was started in 2009, the new first batch actually. So हम ये भी कह सकते हैं फाउंडिंग फादर हैं, जो नया बैच चालू हुआ है। और उसके बाद में फिर 13 में मेरा जब कंप्लीट हुआ है ये BA BEd, आफ्टर दैट I have done my MA in English from Rani Durgavati Vishwavidyalaya Jabalpur, and I have qualified CTET in 2015 actually, and now I have cleared DSSB in 2018, and now I'm a teacher as TGT English in DSSB. सर आपकी स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता चल सकता है कि आपने स्कूलिंग और स्किलिंग कहाँ से की थी? स्कूलिंग बेसिकली मैं गवर्नमेंट स्कूल से किया था, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नरसिंहपुर से। कोई नरसिंहपुर प्राइवेट से। स्कूल से नहीं पढ़ा मैं, तो गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हुआ है। मेरी जो बेसिक जो एजुकेशन हुई है 10th ओके सर। 12th तक वहीं से पढ़ा हुआ है मैं। ओके सर, तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि आप हमारे लिए DSSB के पहले गेस्ट हैं। तो हम आपसे थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल में भी जानना चाहेंगे सर। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि सर DSSB का TGT का पैटर्न क्या है एंड आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या पैटर्न फॉलो होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। ओके, एक्चुअली DSSB का पैटर्न जो है थोड़ा सा केवीएस वगैरह से डिफरेंट है, जो हम एग्जाम केवी वगैरह का देते हैं। बेसिकली आप कह सकते हो जो नवोदय का थोड़ा बहुत पैटर्न है तो वो नवोदय से मैच करता है। जैसे क्योंकि इसमें 200 मार्क्स का पेपर होता है और 200 क्वेश्चन होते हैं आपके पास में, और 2 घंटे में कंप्लीट करना होता है। तो सेक्शन ए सेक्शन बी, तो सेक्शन ए जो होता है बेसिकली उसमें आपके 5 पॉइंट कवर करते हैं, जिसमें जनरल अवेयरनेस होता है, जनरल इंटेलिजेंस है, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। और हर पार्ट को 20-20 नंबर में बांट रखा है, 20 मार्क्स ईच। ओके, और सेक्शन बी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, पूरा 100 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से आता है, और सब्जेक्ट की टीचिंग मेथडोलॉजी है उससे रेट करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपको आपका सब्जेक्ट पे कमांड है तो आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो 100 नंबर आपके सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत एसेंशियल है। क्योंकि पहला पेपर तो ऐसा है कि आपको उसमें मतलब दोनों पेपर में ऐसा है कि आपको 40% कट ऑफ तो लेके आना है अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो। जनरल कैटेगरी के लिए 40% कट ऑफ होगा तब आपका पेपर चेक होगा। मीन्स 100 में से आपको 40 मार्क्स लेके आना जरूरी है। ओके, और तो दोनों सर में इसका यही है मतलब ये इसका या मतलब ये है कि मतलब पार्ट वन जो है जिसमें 100 मार्क्स का आएगा उसमें पहले 40 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे एंड पार्ट सेकंड जो है जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा उसमें 40% स्कोर करना पड़ेगा हमें पहले। या 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 और ओके इसमें सर। सबसे बड़ी दिक्कत है कि इसमें माइनस मार्किंग भी है, 0.25% की माइनस मार्किंग है।
जैसे केवीएस में ऐसा है कि आप चलो ठीक है थोड़ा सा आप गेस कर सकते हो, बट यहाँ गेसिंग कोई खेल नहीं है, अगर आपने गेस किया तो आपके मार्क्स डायरेक्ट भी हो सकते हैं। ओके सर। तो और सर ये इसके थोड़ा एग्जाम मतलब में हल्का सा। अगर टफ इसलिए है कि क्योंकि इस बार जैसे कि एग्जाम हुआ था तो पेपर इतना टफ था कि टोटल सीट्स ही फुल नहीं हो पाई हैं, सोचो तो बच्चों का फर्स्ट पेपर ही क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो ये भी कहीं सर। ना कहीं डिफिकल्ट तो है ये। ओके सर, तो सर मतलब इसका शायद थोड़ा कट ऑफ भी कम ही होता है, या मतलब थोड़ा नॉर्मल जैसा रहता है वैसे ही रहेगा? मीन्स आउट ऑफ 200 100 मार्क्स 102, हाईएस्ट ओके। 105 इन इंग्लिश। ओके सर, चलेगा। इवन तो आई हैव गॉट 92.50। ओके सर, तो बेसिकली 80 तो हमें स्कोर करना ही करना है, एंड उसके ऊपर ही जो भी गई होगी कट ऑफ गई होगी। या तो ओके सर, तो ठीक है सर, मतलब थोड़ा टिपिकल है बट करा जा सकता है अगर किसी ने टिपिकल है। मेहनत की है तो। या एक्चुअली अगर आपका थोड़ा सा बेसिक आप मतलब ये नहीं कि आपको आपके सब्जेक्ट और थोड़ा बहुत जो जनरल अवेयरनेस है और चीज़ें और थोड़ा बहुत मैथ्स आपने पढ़ रखी है तो हो जाएगा। ओके सर। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। यस सर। या तो ठीक है, मतलब शायद हमारे दर्शकों को पता चल चुका होगा कि पैटर्न क्या है, क्या क्या क्राइटेरियाज भी हैं इसमें। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सर आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए डी ट्रिपल एस बी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है सर? उसमें मतलब हमें क्या क्या मतलब क्राइटेरियाज लेके चलने होते हैं कि हम एलिजिबल हो पाए इस चीज के लिए? एलिजिबिलिटी के लिए तो ये है कि जो सेम बाकी टीचिंग जॉब्स के लिए जैसे केवीएस का आपने देखा होगा कि भाई आपको 50% हाँ। तो इम्पोर्टेंट है, 50% ओके। क्राइटेरिया सब्जेक्ट में इम्पॉर्टेंट है, तो वही क्राइटेरिया यहाँ भी है। और आपका जनरल जो बीएड आपने कर रखा है मतलब जो टीचिंग प्रोसेस है सेम है, वही है जो बाकी एग्जाम्स के लिए, इसमें कोई अलग नहीं है, और इसकी जो मार्किंग स्कीम है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गई है। ओके सर। बाकी आप और सर कह मैं सकते हो एक और चीज पूछना चाह रहा था कि सर ये जो 50% वाला क्राइटेरिया वो आपके पर सेमेस्टर पे लागू होता है या पर ईयर पे लागू होता है? कि पर सेमेस्टर वाइज, पर सेमेस्टर। ओके सर, पर सेमेस्टर वाइज होता है। या ओके सर, ठीक है, तो शायद मतलब शायद क्लियर हो चुका होगा लोगों को। एंड बाकी तो मतलब जिन्होंने हमारे पहले की वीडियोस देखे होंगे उन्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता होगा ही। हमने पहले से एक जी वीडियो सर। अपलोड कर रखी है इसके लिए। या सो तो सर और आगे बढ़ते हैं हम इसको लेके, डायरेक्शन को लेके। तो सर अब जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, कि हम्म। आपने कैसे प्रिपेयर किया रिटर्न एग्जाम के लिए, आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? एंड जो सबसे बड़ी बात कि सर 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करना एक थोड़ा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने कैसे किया, आपकी क्या प्लानिंग थी वहाँ एग्जाम हॉल में जाके, आपने क्या सोचा एंड पहले से आप क्या तैयारी कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा बहुत? ओके, सबसे पहले मैं टाइम मैनेजमेंट बात करता हूँ क्योंकि टाइम मैनेजमेंट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आपके पास 120 मिनट्स होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से तो आप अपना सब्जेक्ट वाला पार्ट कर लो। सब्जेक्ट वाला पार्ट करने का मतलब जो आपको जैसे कि आप मतलब सेक्शन ए की बात कर रहा हूँ, अगर हिंदी इंग्लिश जो है उसमें यह है कि आपको जो आता है वो आता है, जो नहीं आता आपको नहीं पता। तो तुक्के मारने का काम तो है नहीं कि भाई, क्योंकि माइनस मार्किंग ऑलरेडी। तो सबसे पहले जो जो आपसे एक बार क्वेश्चंस देखते जाओ, जो आपसे पहली बार में बनता जा रहा है उसको आप करते जाओ। आप बात के लिए मत छोड़ो कि बाद में हम क्या करेंगे, क्योंकि 200 क्वेश्चंस में सबसे बेसिक ये है कि आप 200 क्वेश्चंस पूरे एक बार देख लो। कि कई बार ऐसा होता है कि हम बाद में देखते हैं, पता लगता है अरे ये तो हमसे बन रहा था, ये नहीं कर पाए, ये नहीं कर पाए। तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपकी रीडिंग फास्ट होनी चाहिए। आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ रहे हो, हिंदी या इंग्लिश में, आपकी रीडिंग फास्ट होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी जल्दी हो सके आप सेक्शन ए कंप्लीट करके सेक्शन बी पे आ जाइए, क्योंकि सेक्शन ए में कि अगर आपने 50 मार्क्स अराउंड आपने कंप्लीट कर लिए, मतलब 50 क्वेश्चन आपने एक्यूरेट कर लिए, क्योंकि इतना जनरल आ ही जाता है, क्योंकि अरिथमेटिक हो चाहे वो जनरल अवेयरनेस हो, आपको पता होता है। ठीक है, तो उसके बाद सब्जेक्ट में आप आते हो, सब्जेक्ट में भी ऐसा होता है कि जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश था, तो जो मुझे पता है वो मुझे पता है, मुझे वहाँ पे कोई उसको सॉल्व नहीं करना है। तो जो सॉल्व करना है, जहाँ दिमाग लगाना है, उन क्वेश्चंस को आप बाद के लिए छोड़ दो। बाकी जो आपको करते जाना है लगातार आप करते जाइए। और मेरा जो अचीवमेंट था इस एग्ज़ाम में ये था कि मैंने अराउंड 185 क्वेश्चंस मैंने पूरे देख लिए थे। 15 क्वेश्चंस मेरे से जो रह गए थे आखिरी में, तो वो थोड़ा सा वो भी रह गया था सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए का। सेक्शन बी मैंने कंप्लीट पूरा कर लिया था, 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए। या क्योंकि सर और मतलब
या हम मेरे बाकी सीनियरों से भी बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि यार 200 क्वेश्चन देखना तो मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो बहुत से ज्यादातर सब 160 पे रह जाते थे या 165 या तक। उन्होंने कहा मैक्स टू मैक्स हम 165 तक ही देख पाए, बाकी तो हम देख ही नहीं पाए क्वेश्चन। तो हम्म। सर ये भी मतलब एक टाइम मैनेजमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं यहाँ पे। या क्योंकि मेरे माइंड में ये था सेटअप पहले से कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, पूरे क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ना है। कई क्वेश्चन के आंसर तो ऐसे थे कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है और आंसर तुरंत मैंने चारों ऑप्शन भी नहीं देखे थे, ओके ऐसा हो गया था। क्योंकि जो पता है, जैसे कि मैं अगर मेरे को किसी कोई क्वेश्चन, अगर मेरे को शेक्सपियर के बारे में पता है कि उसने कितनी सोनेट्स लिखी हैं, क्या लिखा है, तो उसके लिए मुझे चार ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा और सोनेट्स पे टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। वहाँ पे सोचूंगा नहीं कि भाई कितना क्या लिखा है। तो बेसिकली आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो आपको काफ़ी टाइम मैनेजमेंट करा देता है। इवन मेरे जो 100 क्वेश्चन थे सेकंड सेक्शन ए के, वो अराउंड मेरे 40-45 मिनट्स में कंप्लीट कर लिए थे। जो टाइम लगा ओके था वो रीजनिंग में ही लगा था। ओके सर। और रही बात मेरी तैयारी की, तो बेसिकली क्या था कि मैंने ग्रामर पे फोकस किया था। मुझे पता था कि जो ग्रामर पार्ट है वो ज़्यादा आएगा आपका। और रही बात लिटरेचर पार्ट है, वो 30 या 40 क्वेश्चन ही आने वाले हैं। तो ग्रामर के लिए मैंने एक जो रेन मार्टिन करके एक इंग्लिश की आती है, हाई स्कूल ग्रामर आती है, आपने शायद सुना होगा उसके बारे में, हाँ हाँ सर। रेन मार्टिन। तो वो बुक हाँ। बहुत बहुत अच्छी है अगर आपको ग्रामर की तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम के लिए। ओके। तो मैं क्या बचपन से वो पढ़ रहा था, तो ग्रामर मेरी थोड़ी सी स्ट्रांग पहले से थी। बस मेरे को एक रिवाइज करना था कि टिपिकल जो पुराने साल के पेपर वगैरह थे वो देख के कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर आ रहे हैं, तो मैंने वो फोकस किया था। और सबसे बड़ा मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि मैं एक ही टाइप के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था। क्योंकि ओके। मैंने 17 में ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे सबसे पहले डीएसएसबी क्वालिफाई करके दिल्ली पहुंचना है। ओके। और फिर केवी, डीएसएसबी और इनका सबका जो पेडागोजी का पैटर्न एक ही था, रीजनिंग का पैटर्न एक ही था। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ करना चालू किया था। और मोस्टली मैंने रीजनिंग तो मैंने यूट्यूब से किया था। और मेरा सबसे प्लस पॉइंट ये था कि जहाँ मैं डीएमएस में जॉब कर रहा था 18 में, तो हमारे स्टाफ में हम लोग जो खाली पीरियड होता था बैठ के, तो वहाँ पर हम लोग रीजनिंग्स वगैरह या जो हमसे सवाल बनते थे हम एक दूसरे की हेल्प करके सॉल्व करते थे। तो वहाँ पे ओके। ऐसा होता था कि एक दूसरे को सिखाने में हम लोग बहुत कुछ सीख गए थे। एक जो ग्रुप बना था, तो ये हाँ कहीं ना कहीं सही। ग्रुप स्टडी बहुत काम आई थी। खासा आरआई में बहुत अच्छी बात है, हम लोग जो ग्रुप स्टडी करते हैं हॉस्टल्स वगैरह में, हमारे यस कितने सर। काम आती है। हाँ तो वही सर वो भी मेरी, था। तो मेरा बेसिक स्ट्रेटेजी वही था कि एक ही टाइप के पैटर्न, एक ही टाइप के क्वेश्चन आंसर जिस एग्जाम में आते हैं पहले उसको फोकस करो, उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ। तो इसी चक्कर में मेरे 4 एग्जाम क्लियर हो गए थे। इसीलिए टीचिंग के 4 एग्जाम क्लियर हुए थे एक साथ। तो मेरे पास ओके। चॉइस थी कि मैं किस चीज़ को चूज करूँ। केवी भी मेरा हो गया था, हाँ। केवीएस का इंटरव्यू भी मैंने दिया है, ओके सर। डीएसएसबी भी हो गया, यूपी का एलटी ग्रेड भी हो गया था, और साथ में ओके। ये व्यापम का जो वर्ग ग्रेड 1 था वो भी हो गया था। ओके सर। सर या आपसे पहले जब बात हुई तो आपने मेरे को बताया भी था कि आपका वैसे मोटिव तो ये था कि आप यूपीएससी के लिए ट्राई कर रहे हैं, इसलिए आपने कहा या था कि मैं डी ट्रिपल एस बी में चूज करना चाहता हूँ। जी। तो सर मतलब इसलिए हमें भी आप मतलब इतना मोटिवेट करते हैं ना कि हमारे जूनियर्स एंड हम खुद भी आपको मतलब एज अ रोल मॉडल टाइप देखते हैं कि कैसे सर ने सब कुछ क्वालिफाई किया एंड कहाँ कहाँ तक सर पहुंचे हैं अभी भी। तो मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि सर ने लास्ट ईयर यूपीपीएससी का प्री भी क्वालिफाइड किया है। तो सर ने एक साथ कई सारे मतलब तैयारी कर करके अचीवमेंट्स अपने हासिल कर रखे हैं। तो बाकी सर मैं अब थोड़ा बहुत आपसे इन जनरल भी जानना चाहूंगा कि जैसे हमारे जूनियर्स हो गए, हम खुद भी हो गए, और जो टीचिंग एस्पिरेंट्स होंगे, आप उनको क्या सलाह देना चाहोगे कि हमें प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए सर? प्रिपरेशन मेरा जो मोड था वो ये था कि कभी भी आप एग्जाम किसी एक पैटर्न के एग्जाम को पहले फॉलो करो। क्या होता है ना कि हमें किसी मंजिल पे पहुंचना है, तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान के अंदर वो टैलेंट हो कि एक ही बार में वो पूरी सीढ़ियां क्रॉस करके ऊपर तक पहुंच जाए। मैं मानता हूँ कि पहले अटेम्प्ट में कई लोग क्लियर कर लेते हैं, 22 ईयर्स 23 ईयर्स में आदमी आईएएस बन जाता है, जो हो जाता है। बट एक्सेप्शनल मैं बात करूंगा एवरेज लोगों की। एवरेज लोग वो जो मस्ती भी करना चाहते हैं लाइफ में, मतलब लाइफ के हर पार्ट को जीना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप एग्ज़ाम की मोड में जाओ कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन मोड में जाना है, तो सबसे पहले किसी एक एग्ज़ाम को के पैटर्न को फॉलो करो और उससे रिलेटेड सारे एग्ज़ाम्स को देखो जिसका पैटर्न एक है। क्योंकि जो भी आप पढ़ रहे हो वो 4 एग्ज़ाम दोगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें रिपीट होती हैं, और एक टाइप के एग्ज़ाम करने देने से और एक एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ने में आपका टाइम भी बचता है। कहीं ना कहीं आप और बहुत अच्छे से प्रिपेयर आप उस चीज़ में कर सकते हैं।
और वो चीज़ आखिरी में आपको चॉइस देती है कि आपको चूज़ क्या करना है। ये नहीं कि मजबूरी में कि हाँ अब एक ही मिली है जॉब तो इसी में करना पड़ेगा। आप पास चॉइस होना चाहिए कि आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कहाँ पर, जिससे जॉब सेटिस्फेक्शन भी आए। उसके बाद जब वो अचीव हो जाता है तो फिर नेक्स्ट टाइप का, अब जो आपका जो सेकंड चॉइस थी, मेरा सेकंड क्या फर्स्ट चॉइस जो थी, जो आप करना चाहते हो, जैसे कि अब मेरे पास में ऐसा है कि मैं पीएससी की जितने, चाहे वो एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी या यूपीएससी हो, सिर्फ इनके एग्जाम्स को फॉलो कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड सेटअप सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपको जीके पढ़ना है, आपको एक ऑप्शन लेके चलना है। तो अब मेरे को वहाँ पे मैथ्स रीजनिंग का सिर्फ बहुत छोटा मोटा रोल है, वो भी प्रीलिम्स तक है। तो कहीं ना कहीं कि अब मेरा क्या है कि अब मुझे एक जो टीचिंग लाइन थी उससे मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया। तो अब मेरा माइंड ओके सर। सेटअप है कि अब मुझे वापस टीचिंग में नहीं पढ़ना है, अब मेरे को सिविल्स की तरफ जाना है। ओके तो सर, ये मतलब सबका स्टेज बाय कॉन्सेप्ट स्टेज होना हम। चाहिए, स्टेज वाइज स्टेज, एवरेज लोगों के लिए। मैं ब्रिलियंट लोगों की ओके। बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं अपने आप को हाँ। एवरेज मानता हूँ। एवरेज लोग, ओके। हार्ड वर्किंग लोग, जो मस्ती भी करना चाहते हैं लाइफ में और कुछ अचीव भी करना चाहते यस सर। हैं। या तो सर बहुत कुछ हमारे जूनियर्स एंड जो टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं उनको जानने के लिए मिल चुका होगा कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। तो सर मैं ये इंटरेक्शन का लास्ट क्वेश्चन लेने वाला हूँ अपना, ओके। कि सर हम जब बचपन में छोटे मतलब थे तो स्कूल टाइम पे हम सोचते थे कि हमारे टीचर्स बहुत बोरिंग है, कि हमें ऐसे परसेप्शन डेवलप हो चुका था हमारा। बट जब मेरे दोस्त खुद इस फील्ड में आए, जैसे आप भी फील्ड में आए इस फील्ड में, और मैं खुद इस फील्ड में जब आने लगा, तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल है, इन्होंने अपनी लाइफ हर जगह हर तरीके से एंजॉय की। ट्रैकिंग पे भी गए हैं आप सर, हर चीज आपने एंजॉय किया है। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस बारे में, और हो सके तो थोड़ा परसेप्शन चेंज करने की कोशिश कीजिएगा लोगों का। एक्चुअली क्या होता है, परसेप्शन ना समय के अनुसार चेंज होता है रितेश, मेरा मानना है। क्योंकि हर पहले जो जनरेशन चेंज होती थी 10 साल में या 5 साल में जनरेशन चेंज हो जाती है। और हम टीचर्स को भी एक स्मार्टफोन की तरह होना चाहिए, जो हर महीने 2 महीने में क्या होता है उनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। कभी 10 मेगापिक्सल का कैमरा आया था, पहले एक टाइम तो मैं याद होगा, नोकिया का 6600 आता था, उसका पाँच हाँ मेगा सर। पिक्सल का कैमरा था और वो सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे महंगा मोबाइल हुआ करता था। ओके और सर। आज मोबाइल्स में आप देख सकते हो कि 128 मेगापिक्सल तक के कैमरे आ रहे हैं। ओके सर। और और उसमें बहुत लंबा समय नहीं है, ये 2014-13 की बात थी, शायद 13-14 की बात है। 6 साल में जब हाँ। हम 5 मेगापिक्सल से अगर 128 मेगापिक्सल तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब ये है कि इंसान को समय के अनुसार चेंज होना चाहिए। हमारे टाइम पे टीचर्स जो थे, अब उनके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो अपने आप को हमेशा अपने आप इम्प्रूव कर सके। और कहीं ना कहीं बच्चे भी उतने मतलब कि टेक्नो फ्रीक नहीं थे। तो चीज़ें किताबी होती थी और उपदेशात्मक ज़्यादा हम पढ़ाई करते थे, ठीक ना, चौक एंड डस्टर वाला सिस्टम ज़्यादा था। बट जैसे जैसे जनरेशन चेंज हो रही है तो वही जो न्यू जनरेशन है वही तो टीचर बन रही है। अब जो न्यू जनरेशन टीचिंग में आ रही है तो कहीं ना कहीं उनके साथ में न्यू टेक्नोलॉजी और नए नए इनोवेशन भी आ रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ये परसेप्शन चेंज हो रहा है कि टीचर्स बोरिंग होते हैं या टीचिंग जॉब बोरिंग होती है। क्योंकि अब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हम लोग कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर टाइप काम कर रहे हैं। हर दिन कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। पहले ऐसा था कि स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ाई नहीं होगी, अब तो बच्चों को क्या है, घर बैठे पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे। आप टीचर हो तो आप खुद यूट्यूब चैनल बना सकते हो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए। इवन ऑनलाइन क्लासेस में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप वहाँ पढ़ा सकते हो। और कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को समय के साथ चेंज नहीं करते हो तो दुनिया आपको भूल जाती है। आज आप 6600 फोन यूज करोगे क्या? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ऑब्वियसली। अब तो एप्पल के फ़ोन हमारे यहाँ पे बहुत ईज़ी अवेलेबल हो गए हैं देखा जाए तो, और जनरेशन जैसे चेंज होती है उसकी, वो भी नया-नया आ जाता है। तो कहीं न कहीं पुराने टीचर्स का भी ये है कि परसेप्शन उनका भी चेंज हुआ है धीरे-धीरे, क्योंकि हमारे साथ में अभी जो 50 प्लस टीचर्स काम कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी-अच्छी इनोवेशन के साथ में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और क्लास का जो माहौल इतना फ्रेंडली हो जाता है कई बार कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम लोग टीचर्स हैं। उनके साथ में जो हमारी बातचीत होती है, इवन अब तो हम फैसिलिटेटर हो गए हैं एकदम देखा जाए तो। कि ओके। फैसिलिटेट कर रहे हैं बस हम। और एक फ्रेंडशिप की तरह हमारी पढ़ाई लिखाई जो भी हम पढ़ाना चाह रहे हैं, जो करना, सारी चीज़ें उस हिसाब से चल। तो कहीं ना कहीं ये परसेप्शन पुराना हो गया। पहले क्या होता था ना कि एग्जाम्स नहीं होते थे, पहले तो ऐसा था कि आपके पास में डिग्री है, आप आपको कोई नौकरी नहीं मिली, चले जाओ स्कूल में मास्टर बन जाओ, पढ़ा दो। अब कंपटीशन आ गया है, अब इंसान का माइंड सेटअप के साथ में आता है कि हमको टीचर बनना है। RI में जब एडमिशन लेता है बच्चा तो वो सोच के आता है कि BA BEड के बाद हमको टीचिंग करनी है।
उसके बाद वो सोचता है कि अब हम आगे और क्या कर सकते हैं, कि भाई हमको कॉलेज का प्रोफेसर बनना है कि स्कूल का टीचर बनना है, या किसी को और मोटिवेशन मिल जाता है तो वो आईएएस या कुछ और करने पहुंच जाता है। अदरवाइज हमारे यहाँ 70% लोग ऐसे हैं जो टीचिंग लाइन में ही जाते हैं। तो मतलब एक परसेप्शन है कि हमको टीचर बनना है, और उसके बाद बच्चे तैयारी करते हैं कहीं केवी की, कहीं इधर पे। तो अब क्या हो गया कि कोई फोर्स करके या मजबूरी में नहीं आ रहा है, आप प्रोफेशन अपना अपनी चॉइस से चूज कर रहे हो, तो इनोवेटिव और परसेप्शन चेंज करने जैसा आपको खुद काम करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अभी जिम्मेदारी भी बन गई है, क्योंकि धीरे धीरे जिम्मेदारियां हैं कि आपके पास में एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की जिम्मेदारी है। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल काम करते रहते हैं कि हमें नया प्रोडक्ट लाना है, मार्केट में कैसे तेज रहना है, और वही प्रोडक्ट जो आप लॉन्च करते हो वही आगे जाके सफलता का एक वो बनते हैं, माइलस्टोन बनते हैं। या आपके बच्चे आपको वापस आके बोलते हैं कि सर आपने, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं, जो आईआईटीज में हैं, तो वो हमेशा बात करते हैं सर आपने उस टाइम पे, जब हमको इंटर्नशिप की बात करो, इंटर्नशिप पे पढ़ाया था, तो उस टाइम पे आपने जो मोटिवेट किया था उसकी वजह से आज हम यहाँ पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये परसेप्शन तो है कि हम चेंज तो कर रहे हैं परसेप्शन, वो भी क्यों, क्योंकि हमारा परसेप्शन चेंज हो चुका है। यस, ये भी है। सर थैंक यू सर, बहुत कुछ हमें जानने के लिए मिला इस इंटरेक्शन से सर। तो सर थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू रितेश, नाइस टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म एक्चुअली, क्योंकि तुम लोगों का ये जो काम है बहुत सराहनीय काम है। इससे क्या है कि आने वाली जनरेशन है या हमारे जूनियर्स हैं उनको भी एक अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। इवन हमारे जो जूनियर्स हैं उनके अलावा जो लोग अब इस चैनल को फॉलो करेंगे आपके, या जो इस चीज़ को देखेंगे, उनको भी बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चलेंगी कि अब हम वो पुराने मास्टर जी नहीं रह गए हैं, नाउ वी आर टीचर्स। ओके, यस, या थैंक यू। ओके सर।